तो जाहिर तौर पर एक बड़ा दांव पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी ने चल दिया है। कांशीराम जयंती के मौके पर पीडीए दिवस मनाने का ऐलान और इस पर अब बीएसपी अलर्ट और आक्रामक हो गई है। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं परिचय आपका करा दूं। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ गए। एसके दुबे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक, और संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। मैं एसके दुबे साहब आपसे इस डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी जो पीडीए के नाम पर अब दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, जिसको नाटकबाजी मायावती करार दे रही है, क्या ये सम्मान है कि भाई कांशीराम जयंती पर आप लोग पीडीए दिवस मनाएंगे, या सिर्फ एक भावनात्मक सियासी चाल महज है जो कि मायावती कह रही? देखिए त्यागी जी, कोई भी महापुरुष, कोई भी बड़ा राजनीतिक, वो किसी एक की बापोती नहीं होता है। चाहे कांशीराम जी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, या कोई भी अन्य, मैं तो सबका नाम लेता हूँ। रविदास कोई अकेले किसी एक समाज, एक वर्ग, एक व्यक्ति के नहीं है, वो सभी के हैं। उनकी उनकी उनको उनको अनुसरण करने वाले किसी भी जात धर्म के हो सकते हैं। कल मैं एक चीज देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था। एक मुस्लिम परिवार था, वो मतलब लिटरली उन्होंने ऐसा बोल रहे थे कि भाई हम उस जगह रहते हैं जहां पर सनातनी कल्चर है, तो हम कैसे भूल जाएंगे उस कल्चर को। तो कहने का मतलब अपना अपना मानने का है, आप माने ना माने, लेकिन ये किसी की बापोती नहीं की भारतीय ये बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ उनका सिक्का दे दिया कि भाई वो बोलेंगे तभी इनकी जयंती मनाई जाएगी, वो बोलेंगे तभी आप इनको अपना महापुरुष समझेंगे। नहीं, हमारे देश में जो भी महापुरुष हुए हैं, वो कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, अन्य दल हो, कोई भी मना सकते हैं। लेकिन इस पर एक सवाल उठ रहा है इसके दुबे साहब, जो तर्क आप दे रहे हैं। मायावती जी कह रही है कि भाई आपने तो, जब आपकी सरकार रही तो कांशीराम जी के नाम पर जो जो चीजें थी सबको बंद कर दिया, वो नाम बदल दिए गए, और अब आप कह रहे हैं कि भाई किसी एक पार्टी की, एक दल की बपौती नहीं है। देखिए, समय का परिवर्तन है। आप ये चीज समझिए कि आज के 20 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कितने लोग के कैसे कैसे मानते थे, आप बताइए हमें। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इतना था? नहीं था। कि क्यों? क्योंकि एक पार्टी की सरकार थी, उन्होंने अपने ही लोगों को स्थापित किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे नेता को आगे आने दिया? नहीं आने दिया। लेकिन वर्तमान का जो समीकरण है, वर्तमान का जो परिदृश्य है, वर्तमान का जो समय है, उसमें ये अच्छी चीज है कि जो जो दब गए थे, जो साइडलाइन हो गए थे, वो भी अब आ रहे हैं। तो अगर हमारी पार्टी इस चीज का स्वागत करती है, वो उनकी जयंती मनाती है, तो इसमें किसी को एतराज होने की क्या जरूरत है? भाई आप भी मनाइए ना, आपको किसने मना किया? आप अपने हिसाब से मनाइए, हम अपने हिसाब से मनाएंगे। लेकिन आरोप और बात तब पूरी तरह राजनीतिक हो जाती है ना सर, जब समाजवादी पार्टी कहती है कि मायावती तो बिल्कुल कांशीराम जी के जो सिद्धांत हैं उनको भूल गई है। नहीं, देखिए, इसका तो आपने भी रिजल्ट देखा ही है ना। पिछले कई चुनाव से ये चीज इंडिकेट कर रही है कि मायावती जी में कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई हैं। भाई सबसे बड़ा कमी तो ये है कि उनके यहाँ पैसा बहुत चलता है। आप चाहे छोटे चुनाव से लेके बड़े चुनाव तक का, तो आदमी कहाँ से पैसा देगा? आदमी सोचता, देखिए फिर वही बात, करप्शन को कौन पैदा करता है? करप्शन को कौन पैदा करेगा? आज आप त्यागी जी कोई अच्छे पोजीशन पे हैं, और आपके पास, ठीक है, आपको आप इस काबिल भी हैं कि आप पैसा कमा सकते हैं 2 नंबर से या भ्रष्टाचार से, तो ये चीज अच्छी नहीं है ना। आप अपनी काबिलियत अच्छी चीज में लगाइए ताकि अपना नाम हो। लेकिन बसपा ने एक नया कल्चर पैदा किया था कि जिसकी अटैची भारी उसकी टिकट की बारी। अब आप सोचिए, अटैची अगर हमारी हल्की है तो हम टिकट से वंचित हैं, भले ही हमारा कितना भी प्रभुत्व हो समाज में, भले भी हमारा जो लोकल एरिया में हमारा अच्छा खासा दबदबा हो, वो सब साइडलाइन कर दिया गया था। तो उसका वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है बसपा का ग्राफ गिरने का। अब बसपा दूसरी चीज जो इंडिकेशन हुआ, कांशीराम जी का एक नारा था कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आपने इसको देखिए आरोप में, दूसरे आरोप में तब्दील कर दिया कि भाई जिसकी जितनी अटैची भारी उसकी उतनी भागीदारी। खैर,
मैं सतीश प्रकाश जी आपके पास आऊं, उससे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी आपके पास आ रहा हूं मैं। जो अपॉर्चुनिटी समाजवादी पार्टी दलित वोटर्स को लेकर देख रही है, क्या बीजेपी भी उसी राह पर है? दिल्ली में आप भी लगवा रहे हैं प्रतिमाएं काशीराम जी की? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी उन सारे लोगों का सम्मान करती है जो राष्ट्र के विकास में सहयोग किए हो, वो राजनीतिक तौर पर किए हो, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जिन भी परिस्थितियों में खड़े रहे हो, राष्ट्र प्रथम की भावना जिनकी रही हो, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनका सम्मान करती है। अभी हमारे साथी ने बड़े साफ गोई से कहा और अच्छा भी लगा, चूंकि गठबंधन में है तो अब इसके गठबंधन का क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो ये जानते हैं कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी दलित नेता को आगे नहीं बढ़ाया, खासतौर से अम्बेडकर जी को पिछले 20 वर्षों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सर्वाधिक उनको सम्मान मिला। बड़ा साफ गोई से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और इस बात को कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लोगों को बढ़ाया। बड़ा अच्छा लगा। उन्हें इस बात को कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कांसीराम जी का अम्बेडकर जी को आपने भी नहीं बढ़ाया। अम्बेडकर जी का सम्मान, डॉक्टर अम्बेडकर जी को आपने भी नहीं बढ़ाया। मैंने बोला नहीं आपके बीच में, दुबे जी सुनिए ना। बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा, परंतु कांग्रेस के साथी क्या बोलेंगे वो जाने। इन्होंने कहा कि महापुरुष किसी की बपौती नहीं है। हाँ, ठीक बात है, किसी की बपौती नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति जिसकी विचारधारा राष्ट्र प्रथम की हो, वो राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है और हमने तो मुलायम सिंह जी को भी सम्मान दे दिया साहब। कांसीराम जी को तो मान लीजिए वो दलितों के मसीहा रहे हैं और वो बड़े नेता रहे हैं। हमने तो मुलायम सिंह जी को भी सम्मान दिया है। इस बात को दुबे जी स्वीकार करेंगे। पुनः इस बात को कहता हूं कि सही बात कहा कि बपौती नहीं है, परंतु बात तब आती है कि जब आपकी सरकार बनती है तो दलितों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। आपने व्यवहार किया था, आपने आरक्षण में प्रमोशन समाप्त कर दिया। आप ही है वो कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि दलित उत्पीड़न सर्वाधिक बढ़ जाता है। और वो भी कहां, उसमें सर्वाधिक जो मुकदमे होते हैं जिन लोगों पर, वो एक जाति विशेष के लोग होते हैं। नाम लेना उचित ना होगा। पुनः इस बात में कहता हूं कि आप ये जो दिखावा कर रहे हैं, ये दिखावा देश की जनता और दलित समाज देखता है कि जब जब सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो दलित उत्पीड़न बढ़ता है। अभी हमारे साथी ने कहा कि कांग्रेस किसी को आगे नहीं बढ़ाई। ठीक, बिल्कुल बात सही आपने कहा। तो फिर कांग्रेस ने किसी को आगे नहीं बढ़ाया और आप कांग्रेस के साथ घूम भी रहे हैं, गलबैया भी कर रहे हैं। मैं पुनः एक बात को भविष्यवाणी बता दूं कि यही कांग्रेस है जिसने कहा सारे क्षेत्रीय दलों को कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं ये क्षेत्रीयता में फंसे हुए हैं, जातीयता में फंसे हुए हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। ये पार्टी जातिवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं। और ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर सर्वाधिक मुकदमे, आय से अधिक संपत्ति और क्या क्या एफआईआर कराई, जेल में भेजने की तैयारी थी। लालू जी पर भी वही हाल रहा, खैर बेचारे जेल काट के आए हैं। ये कांग्रेस की देन थी, ये मुलायम सिंह जी और बाकी लोगों पर था। और ये लोग कहते थे कि कांग्रेस ऐसी दल है जो हमारे क्षेत्रीयता का, जातीयता का ध्यान नहीं देती है। तो ये कल तक तो एक दूसरे को गाली देते थे, परंतु आज जब ये चुनाव दर चुनाव हारने लगे, देश की जनता समझ गई कि ये सिर्फ लूट खसोट के दल हैं, ये निजी स्वार्थ से जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बन रही है, तो जो कल तक एक दूसरे को गाली देते थे अब गलबैया कर रहे हैं। और वही स्थिति आज है। हमारे साथी ने कहा कि समय समय की बात है, बिल्कुल समय की बात है। कल तक जिस कांसीराम जी को आप सम्मान तो छोड़ दीजिए, क्या क्या बोलते थे। बहन जी जैसे एक बड़े नेता को आपने गेस्ट हाउस कांड करवाया और दलितों के प्रति आपकी क्या राय ये बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब अब 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, सरकार में कहीं ना सत्ता में नहीं आए, जब सत्ता से दूर है, तब आपको कांसीराम जी याद आ रहे हैं, आपको दलित प्रेम याद आ रहा है, आपको मुस्लिम प्रेम और देश के अन्य वर्ग याद आ रहे हैं। परंतु सत्यता यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ भूखे हुए सत्ता के लिए, बाकी आपका अपना एक जाति, एक धर्म विशेष के साथ जो खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय अखिलेश जी ने कहा भी, उन्होंने कहा कि पूर्व में हमारी जो सरकारें थी उसमें बाकी लोगों का बहुत ध्यान दे दिया गया है, अब अल्पसंख्यकों की बारी है। अर्थात 2027 में यदि सरकार इनकी बनती है तो एक वर्ग विशेष को जो असंवैधानिक है उनका ध्यान रखेंगे। ये इनकी व्यवस्था है। पुनः इनको हमारे साथी ने कहा कि कांग्रेस जो है, हमारे साथी ने कहा कि बहन जी जो है वो अपने सिद्धांत भूल चुकी हैं, कांसीराम के सिद्धांत भूल चुकी हैं और वो अटैची लेती हैं और कांसीराम जी के रहते वक्त लेते थे। तो एक तरफ कांसीराम जी का सम्मान करने जा रहे हैं
और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अटैची लेकर, भारी अटैची लेकर के सत्ता देती है और टिकट देती है। तो आप उनका सम्मान करने जा रहे हैं या डिबेट बैठ के अपमान करने जा रहे हैं, ये देश का दलित देख रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि दलित वर्ग की बड़ी नेता आज के समय में, आज के भी समय में कोई है तो वो बहन जी है, उसमें कोई अस्वीकृति नहीं है। हाँ, दलित वर्ग टूटा है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, ये दर्द समाजवादी पार्टी को। चलिए ठीक है सर, जल्दी से 10 सेकंड में दुबे साहब जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। जी जी जी, मैं सबसे पहले इनका एक जवाब देना ये चाहता हूँ कि ये हमें ये बता दें कि इन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कब से मानना चालू किया है, ये बता सकते हैं ना? अगर जानकारी है तो बता देना थोड़ा। और दूसरा, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि 24, अब सुन लीजिए, मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं। अभी दूसरी सच्चाई ये है कि 24 के जो चुनाव में रिजल्ट आया उसने ये प्रूव कर दिया कि दलित वर्ग भी समाजवादी पार्टी के साथ है और तभी हम 37 आए हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो निश्चित तौर पर आने वाले कल में 27 में जब चुनाव होगा तो दलित वर्ग हमारा प्रमुख हिस्सेदार होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप देखना कि आपके कारण ही आपके राज्य में कितना अत्याचार हो रहा है, बटकों की चोटियां खींची जा रही हैं। चलिए ठीक है सर, विषयांतर हो जाएगा। ठीक है सर, विषयांतर हो जाएगा। दुबे साहब, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के तो अपने अपने दावे दलितों को लेकर हैं, लेकिन काशीराम की विरासत को लेकर जो जंग छिड़ गई है, एक तो सवाल ये बनता है कि क्या बीएसपी या बहन जी डरी हुई हैं? जिस तरीके से दलित वर्ग के बीच में बीएसपी का ग्राफ सालों चुनाव दर चुनाव गिरा है, और अब पीडीए में जब दलितों का झंडा लेकर के अब समाजवादी पार्टी उठ खड़ी हुई है, तो क्या सेंधमारी का डर लग रहा है, या ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच में है? क्योंकि 2007 के बाद से जो बिखराव दलित वोटर्स का हुआ, वो बिखराव बीजेपी और सपा में गए हुआ। सतीश जी, देखिए त्यागी जी, चाहे व्यक्ति हो या कोई पार्टी हो, किसी पार्टी या व्यक्ति का एक्चुअल बिहेवियर अगर आपको पता करना हो तो उसका बिहेवियर तब पता लगता है कि जब वो ताकत में होता है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी जब ताकत में है तो उनका बिहेवियर क्या है? आज वो सत्ता में नहीं है, आज उनका एक्चुअल बिहेवियर नहीं है, लेकिन एक्चुअल बिहेवियर जब था कि जब वो 2012 से लेकर के 2017 तक उनकी सरकार रही, और उनकी सरकार ने माननीय काशीराम जी से ज्यादा पूजनीय कौन हो सकता है? उनके लोग, तमाम समाजवादी पार्टी के लोग उनको भूमाफिया कहते हैं। मान्यवर काशीराम जी के को लेकर के इनके शब्द इतने खराब रहे कि मैं उनको यहां आपसे क्या रिपीट करूं। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर एक लखनऊ में उर्दू अकादमी थी, उसका नाम चेंज कर दिया। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर सहारनपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया बाकायदा, उसका नाम चेंज कर दिया। जनार्दन मिश्रा जी का जो पार्क जिसको बनाने की बात करते हैं वो माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बनाया हुआ एक पार्क था, उसका नाम भी इन्होंने परिवर्तित किया। तमाम जिलों के नाम इन्होंने परिवर्तित किए। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो साहू जी महाराज के नाम पर था, उसका भी नाम चेंज कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक्चुअल चेहरा है। एक छोटी सी बात और कहता हूं, कितना बुरा किया इन्होंने। इनकी सत्ता, कोई भी सत्ता इतनी निरंकुश कभी नहीं हो सकती। पूरे उत्तर प्रदेश में दलित समाज के 1 लाख कर्मचारियों को इन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल को लेकर के कहीं ना कहीं इन्होंने 1 लाख कर्मचारियों को रिवर्ट किया। और इन्हीं का एक एमपी है यशवीर धोबी नगीना से, बाकायदा लोकसभा के अंदर वो आरक्षण बिल फाड़ देते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी है, और ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने चुन चुन करके इस देश के युवा, जो दलित युवा रहे, उनको बाकायदा जेलों में डाला। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि जो अभी तक पीडीए से पहले इन्होंने कभी भी माननीय काशीराम जी की कोई जयंती नहीं मनाई। इनका सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ये नाटक है। इनका चाल चरित्र को लेकर के दलित समाज बहुत समझदार हो गया। पिछली बार हालात कुछ थे, ऐसा नहीं था कि दलित समाज ने आपको वोट क्यों दी, कुछ हालात ऐसे पनपे, कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक माहौल बनाया। उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी, क्योंकि कर्नाटक का एक कर्नाटक में तमाम लीडर्स ने यह कहा कि हमको 400 सीट आप दे दो और संविधान हम बदल देंगे। एक दलित के जीवन में संवैधानिक व्यवस्था ही तो है जो उसके जीवन में एक उम्मीद है। उसको लगा, वो डरा, कहीं ना कहीं उसके मन में एक भय का माहौल हुआ, इसलिए वो वोटों का कहीं ना कहीं बिखराव हुआ। दूसरी बात, एक छोटी सी बात कहूंगा,
दुबे जी ने बहुत सारी बातें कही, ये लेकिन केवल एक 24 बात की बिल्कुल कहानी सच थोड़ी ना थी सर। सतीश जी, केवल जी। 24 की बात आप कर रहे हैं, 24 की कहानी थोड़ी ना थी। आप देखिए 2017 की अगर बात की जाए, 17 में जी। भी स्थिति बीएसपी के लिए बहुत ठीक नहीं थी। जी 22 की अगर बात की जाए, सुनिए सुनिए मनीष जी, मेरी बात को सुनिए। देखिए, जब पोलराइजेशन होता है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया है, और उस भटकाव का परिणाम यह है कि तमाम मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देने के बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश की सत्ता में कहीं ना कहीं योगी जी बैठे हैं, 2 बार बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं इनका एक उद्देश्य है, वो एक संभावित और पूरा का पूरा बना हुआ एक रूपरेखा है। और दूसरी बात, दुबे जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पैसे लेती है, आपने कहा ना, हाँ, बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, वो लोगों के जी। चंदे से चलती है, उसमें तमाम समाज के लोग पैसे देते हैं। हमारे पास अमर सिंह नहीं होता कि जाता है और कहां कहां से पैसे लेकर के आता है और कैसे कैसे उद्योगपतियों के कैसे कैसे काम होते हैं। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। देखिए, मेरा कहना यह है कि अब दलित समाज जागरूक हो चुका, उसको ये बात मालूम है, वो बहुत पहले से अपनी वोट की कीमत जानता है। इस बार वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के झांसे में नहीं आएगा। और दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी एक दलित के लिए एक आसरा है, एक आस्था का एक मंदिर है। कहीं ना कहीं उसको लगता है उसका एक दलित मूवमेंट है, और अपने दलित मूवमेंट को छोड़ करके वो कभी भी किसी दूसरे की तरफ नहीं जाएगा, अपनी पूरी ताकत के साथ। हाँ, एक बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रही है, उसका कारण है कि आज उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा मतदाता जो परंपरागत रूप से कहीं ना कहीं जो बीजेपी को वोट देता रहा, आज उसके मन में अगर वो बीजेपी को वोट नहीं देगा तो बहुजन समाज पार्टी उसके सामने एक बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लीडर्स उत्तर प्रदेश की राजनीति को रोज भटकाते हैं, कभी बाबर की बात करते हैं, कभी अकबर की बात करते हैं। यही समाजवादी पार्टी के जो बाकायदा जो है अखिलेश जी रहे, योगी जी को बाकायदा लोकसभा के अंदर ऐसी तू मैं होती है, और बाहर निकलते हैं उसी दिन 4 मुस्लिम लड़कों के एनकाउंटर हो जाते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं चुन चुन के एक वर्ग विशेष के अंदर एक भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। सर, एक सवाल तो आपकी बात से उठ रहा है ना कि देखिए, अब आप भी कह रहे हैं, आप भी इस बात को तो मान रहे हैं। मैं आऊंगा दुबे साहब, एक सेकंड, संदीप जी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सतीश जी, एक बात तो आप मान रहे हैं कि आप खुद को बीएसपी को, जैसे भी बीएसपी को मेरे ख्याल से एक ऑप्शन बता रहे हैं कि बीजेपी को अगर वोट ना दे तो स्थिति तो बड़ी खराब बीएसपी के लिए हुई है ना, कि आप बीएसपी भी सोचने को मजबूर हो रही है कि भाई वो ऑप्शन बनकर रह गई है। ठीक है संदीप जी, आपका टेक इस पर आऊंगा सर। पहले एक मिनट पहले त्यागी जी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा, देखिए, हर घर में एक बेरोजगार बैठा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका जीवन ही खेतीबाड़ी पर आधारित नहीं है, उनके पास एक आगे बढ़ने का एक ही साधन है, वो है सरकारी नौकरियां। और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 लाख पद खाली पड़े हैं, योगी जी ने वो भरे नहीं है। और इसलिए हर घर में एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। वो बेरोजगार व्यक्ति ये चाहेगा कि ये, इससे पहले ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया 5 साल में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ऐसे में उसको एक उम्मीद लगती है कि अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लेकर के आऊंगा तो उसको रोजगार मिलेगा। कानून व्यवस्था की व्यवस्था सब लोग जानते हैं, उसमें मैं नहीं, तमाम विरोधी लोग भी कहते हैं कि बहन जी की जो सरकार है वो उसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रही है, और कोई जातिवाद नहीं है, किसी एक जाति विशेष को कहीं कोई संरक्षण नहीं होगा। जो भी अपराधी होगा, अपराधी के खिलाफ अपराधी की जात देकर के काम नहीं होगा, अपराधी को अपराधी की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही सर, कि जिसने अपने विधायक और अपने एमपी के ऊपर अगर आरोप लगे तो खुद बहन जी ने उसको अपने घर पे बुला करके गिरफ्तार कराया। तो ऐसी बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, और लोग उसको याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जी नहीं, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन संदीप जी, भाई गैर जाटव वोट बैंक जो है वो तो दूर हुआ ना कहीं बीएसपी से। जो स्थिति है, जो आंकड़े हैं, वो चीजें तमाम सामने बताते हैं कि क्या स्थिति बीएसपी की हो गई। अब बेरोजगारी का जिक्र कर रहे थे, तो अभी तो सपा और बसपा दोनों की सत्ता से दूरी है, वो एक बेरोजगारी सियासी तौर पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी के लिए है। तो क्या काशीराम, जो ये अब इस पर जंग छिड़ी है, जो ये नया द्वंद्व शुरू हुआ है, क्या इसी सियासी बेरोजगारी को दूर करने के लिए है? क्या यही मशक्कत है क्या? देखिए त्यागी जी, आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही और सतीश प्रकाश जी ने भी कही। सतीश प्रकाश जी ने कहा बीजेपी के लिए ये मुश्किल है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है, और मैं खुलकर कहूं तो यूजीसी बिल आने के बाद ज्यादा बड़ा हो गया है वो वाला वर्ग,
जो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता। और सतीश जी ने यह भी कहा कि उस वर्ग के पास ऑप्शन है कि वो बीएसपी को वोट कर सकता है। आपने कहा ये तो फिर बड़ी खतरे की घंटी है। हकीकत में ये खतरे की घंटी है अगर बीजेपी का वो बड़ा वोट बैंक, वो बड़े वोट बैंक से तात्पर्य राजपूतों से भी है, वो बड़े वोट बैंक से तात्पर्य त्यागियों से भी है, वो बड़े वोट बैंक से तात्पर्य ब्राह्मणों से भी है, वो बड़े वोट बैंक से तात्पर्य जैनियों से भी है, वो बड़े वोट बैंक से तात्पर्य अग्रवाल से भी है, गुप्ता जी से भी है, पूरे बढ़िया पंजाबी समाज से है। सीधी सी बात है। और यही बीजेपी का कोर वोट बैंक था। अगर ये खिसक जाता है, क्योंकि इस वोट बैंक ने तब भी बीजेपी का साथ दिया जो मोदी जी की घोषणाएं थी। अगर कोई उन घोषणाओं को याद दिलाने की कोशिश करता था 2013-14 की जो घोषणाएं थी, तब भी ये वर्ग डट करके खड़ा हो जाता था कि नहीं, सनातन की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, मंदिर बन गया है, धारा 370 हट गई है। लेकिन जिस दिन से यूजीसी का बिल आया है, राजपूतों को ये लगता है कि हमें क्या मिला, हमें तो और धकेला जा रहा है, नफरत की आग में जातियों में बांटा जा रहा है। त्यागियों को भी ये लगता है, ब्राह्मणों को, सबको ये लगता है। ऐसे में अगर ये वोट बैंक बसपा के पास चला जाता है तो आप मुझे बताइए समाजवादी पार्टी को आने से फिर कौन रोक सकता है। तो समाजवादी पार्टी को दो तरीके से त्यागी जी फायदा हो रहा है। एक तो जिस तरीके के लोकसभा के रिजल्ट आए उस तरीके से अगर थोड़ा भी दलित वोट बैंक सपा के साथ जुड़ जाता है तो भी सपा को फायदा हो जाता है। और अगर बीजेपी का वोट बैंक बसपा के साथ बट जाता है तो भी सपा को फायदा हो जाता है। क्योंकि राजनीति में सरकारें समीकरण से बनती हैं। एक व्यक्ति किसी की लहर नहीं होती। बीएसपी पर जो आरोप लगता रहा है या सियासत में जो लोग बीएसपी के लिए बातें करते रहे कि बीजेपी के लिए चाहे लोकसभा चुनाव में हो, विधानसभा चुनाव में बी टीम के तौर पर काम करती है, अब आप कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बीएसपी समाजवादी पार्टी की बी टीम के तौर पर उभर कर आ जाए, कि वोट अगर बीजेपी से चिटके और बीएसपी में जाए तो सपा सरकार में आ जाए। देखिए त्यागी जी, मैंने बताया सरकारें जो बनती हैं खासकर यूपी में समीकरण से बनती है। आज भी अगर मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक और थोड़ा ब्राह्मण, थोड़ा राजपूत, थोड़ा जाट ये बसपा के साथ चला जाए तो बसपा की सरकार बन जाएगी। इसी तरीके से अखिलेश की सरकार बनी थी। जब अखिलेश जी की सरकार बनी तो वो खाली यादवों ने नहीं बनवा दी, वो खाली दलितों ने नहीं बनवा दी, वो खाली मुसलमानों ने नहीं बनवा दी। एक पूरा पैक होता है जिसमें मुस्लिम समाज भी था, दलित समाज भी था, राजपूत भी था, ब्राह्मण भी उनके साथ था, तब अखिलेश यादव की सरकार बनी। इसी तरीके से खाली जो है हिंदुओं में अगर हम बात करें, राजपूत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने योगी जी की सरकार बनवा दी हो या ब्राह्मणों ने बनवा दिया, ऐसा नहीं है। सभी लोगों ने मिलकर के साथ दिया, सभी योगी जी के साथ आए, तब जाकर के योगी जी की सरकार बनी। लेकिन उस वोट बैंक को संभालना बीजेपी का काम है। बीजेपी को वो काम करने पड़ेंगे जिससे वो वोट बैंक संभल करके उनके साथ रहे। अगर कोई भी एक छोटी सी स्टेप सरकारें गिरा देती है, देखिए मायावती अपनी सरकार कंटिन्यू नहीं कर पाई, अखिलेश जी कंटिन्यू नहीं कर पाए, अब जो है बीजेपी की बारी है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती है, इसके लिए उन्हें दलितों को भी जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए नाराज ब्राह्मणों को भी जोड़ना पड़ेगा, नाराज राजपूतों को भी जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया को भी ध्यान से देखते हैं तो कई ऐसे राजपूत समाज के बेटे बेटियां, ब्राह्मण समाज के बेटे बेटियां जो हमेशा बीजेपी के पक्ष में वोट करते थे, वो पोस्ट करते थे या बातें लिखते और बोलते थे, आज वो चीजें अपोजिट हो रही हैं। जी, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए, और बीजेपी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जानती है। लेकिन मैं दुबे साहब आपके पास वापस आ रहा हूं, जवाब भी देना चाह रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि काशीराम आपको अब 2027 से पहले तो याद आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब उर्दू यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज जब आप उनके नाम को चेंज कर रहे थे तब आपको काशीराम क्यों याद नहीं आ रहे थे? और काशीराम को लेकर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह की टिप्पणियां इतिहास में की गई हैं, क्या उन पर समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी या कुछ उस पर अपनी सफाई देगी? त्यागी जी, मैं प्रकाश जी की बात से ही स्टार्ट करूंगा। इनको शायद ये चीज याद नहीं है कि कांशीराम जी को राष्ट्रीय पटल पर लाने वाला कौन? मेरे नेताजी ने हाथ में हाथ डाल इटावा से उनको सांसद बनवाया, एक पहचान दी। उससे पहले किस स्टेट से वो सांसद बने थे हमें बता दे, अगर इनके पास जानकारी है। सबसे पहले लाने वाले हाथ में हाथ मिला के चलने वाले थे तो हमारे नेताजी थे। नेताजी ने उनको मान और सम्मान और बढ़ाया।
देखिए उनका मान सम्मान एक जगह था, लेकिन उसके बाद और जगह भी एक्सेप्टेबल हुए और एक राष्ट्रीय लेवल पर वो आए। सुनिए 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 प्रकाश जी, सुनिए प्रकाश जी, बाद में आप बोलिए, कोई बात नहीं, बाद में बोलिए आप। सर आपने सुनिए सुनिए नहीं कोई सर देखिए 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 दुबे जी, सुनिए सुनिए मेरी बात को सुनिए। देखिए मान्यवर काशीराम जी क्या हैं? मान्यवर काशीराम जी आपको मालूम है 70 के दशक में उनका आंदोलन है पूरे देश में। आप तो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे थे, पूरे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर घर में बैठा हुआ दलित के घर में उनका तस्वीर लगती है और हर लोग थे, पूरा मूवमेंट था। हाँ, आपके साथ गठबंधन किया। आप ये कह रहे हैं कि मान्यवर काशीराम जी पहली बार जब लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा तो निश्चित रूप से उसमें उनका बेनिफिट मिला। बेनिफिट तो आपको भी मिला ना, सत्ता में तो आप भी आए ना। अगर आज आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में हैं तो मान्यवर काशीराम जी का वो गठजोड़ी है ना, जहां उनका टोटल बामसेप है, टोटल मूवमेंट है। तो मेरा विरोध इसलिए था कि मान्यवर काशीराम जी को काशीराम आपने बनाया या मुलायम सिंह जी ने बनाया, ये घोर आपत्तिजनक है और इन शब्दों को आपको कहीं ना कहीं वापस लेना चाहिए। मान्यवर काशीराम जी समाज सुधारक थे। मान्यवर काशीराम जी सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं है, उनका एक सोशल मूवमेंट है। उन्होंने एक ऐसा मूवमेंट चलाया इस देश में उन दलितों के लिए जो कभी भी उनके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आ सकता था। उन्होंने उनको एक दिशा दी, उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रखा और इस देश के दलितों के सबसे बड़े सूबे में चार बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये कह देना कि समाजवादी पार्टी ने मान्यवर काशीराम को पैदा किया, ये गलत होगा कहीं ना कहीं जी। और ये नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा, देखिए जब आप एक संवैधानिक पटल पर जाते हैं, जब आप एक संवैधानिक जगह पर जाते हैं, पार्लियामेंट एक संवैधानिक जगह है जहां पर आप अपना एक वर्चस्व कायम करते हैं। आपका एक रिकॉग्नाइजेशन होता है। दुबे जी आप एक पूरे देश में देखिए, जब तक आप पैनल के लोग बैठे, ये 4-5 कोई एमपी कुछ नहीं होता है। मान्यवर काशीराम जी कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व है, उनके लिए एमपी बनना या विधायक बनना या मुख्यमंत्री, अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मान्यवर काशीराम जी ने खुद ये कहा कि उसके बाद एक रास्ता खुलता है। प्रकाश जी आप इस चीज को माने या ना माने, उसके बाद एक रास्ता खुलता है और उस रास्ते के बाद 4 बार मुख्यमंत्री बनने खिलवाड़ है। सर एक सवाल दुबे जी, एक सवाल है मेरा, मेरा सवाल है, क्योंकि मायावती जी ने फिर एक बार जिक्र किया, एक सवाल मेरा है। दुबे जी एक सेकंड एक सवाल सुन लीजिए भाई। 93 का जिक्र आप कर रहे हैं, 93 का जिक्र कर रहे हैं। संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा संदीप जी, लेकिन एक सवाल बुनियादी है, 95 को दलित समाज भूल जाएगा क्या? गेस्ट हाउस काउंट का दलित समाज भूल जाएगा क्या? लोग सवाल पूछते हैं भैया, बोलिए दुबे जी। तो सुन ले, मैं एक मिनट में खत्म कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो एक पॉलिटिकली एक रास्ता बना, उसके बाद ही आप 4 बार मुख्यमंत्री की पद जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मिला है। अगर वो नहीं होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहन मायावती मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। सतीश जी आप भी इस चीज को स्वीकारेंगे। और दूसरा आपने बोला ना कि ये चंदा लेते हैं, चंदा लेना बुरा नहीं है, लेकिन पैसा लेके टिकट देना ये बुरा है समाज में। और इसका जो चलन चलाया है बसपा ने, ये बहुत ही खतरनाक है, मैं ये बात कहता हूँ। नहीं दुबे साहब, मेरा भी तो सवाल है, ठीक है आऊंगा एक सेकंड। सतीश जी 93 का जिक्र आपने किया, 95 को क्या दलित समाज भूल जाएगा? ये एक प्रमुख एक बुनियादी सवाल है। मौजूदा अब समय में कैसे विश्वास करेगा भाई? वो एक भावनात्मक जो आपने एंगल खेला है, उसमें मायावती भी तो कह रही है कि देखिए 95 में मेरे साथ क्या किया था। नहीं तो आप देखो ना कि 2017, 22, 24 लगातार 19 लगातार अगर हमारे साथ दलित जुड़ रहा है तो ये इस चीज का प्रमाण है, इस चीज का प्रमाण है। नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, कोई दलित आपके साथ नहीं जुड़ेगा। कोई आपने अभी आप माफी मांगिए, पहले इस देश के दलितों से माफी मांगिए दुबे जी, मानना पड़ेगा आपको 100%। नहीं आएगा, नहीं आएगा, आपको बदल देगा। देखिए दुबे जी एक छोटी मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे 1 मिनट बात देखिए आप गलत ऑब्जर्व नहीं रखेंगे सर।
जी अरे जी। फिर आप अपना नोट मेरी करिए, एक फिर छोटी सी बोलिए, बात, आप काउंटर देखिए दुबे जी करिए, सुनिए काउंटर करिए, कोई अरे दिक्कत इसमें नहीं। इतना अहम नहीं इसलिए होना चाहिए, रुकिए, इतना अहम नहीं होना चाहिए, इतना अहम अरे सर, नहीं नहीं है। रुकिए ये तो सही। समाजवादी दर्शक नहीं आप समझ आप पाएंगे। बोले, मैंने मैंने उंगली ऊपर किया कि मुझे बोलना है, लेकिन मैं चलिए बोला 10 नहीं। सेकंड में दुबे साहब, मैं- 10 मैं सेकंड में decorum 10 सेकंड में maintain अपनी करता बात हूं। खत्म कीजिए, मैं उसके बाद decorum सतीश जी maintain- आपके पास आ रहा हूं। जी खत्म बोले करता हूँ। चौधरी जी। साहब ने एक बात बोला, चौधरी साहब की बात बहुत सटीक थी। जब भी कोई सरकार बनती है तो किसी एक जात या धर्म से नहीं बनती है, उसमें सारे लोगों का समूह होता है, और जब वो वोट करता है तब सरकार बनती है। ठीक है अब सतीश जी, बोलिए। जवाब देना चाह रहे थे आप, बोलिए सर, उसके बाद संदीप जी आ रहा हूं बोलिए। आपके पास। सुनिए सुनिए, दुबे जी की बात बिल्कुल सच है। अगर किसी भी दल को अगर सत्ता में आना है तो उसे तमाम वर्गों के लोगों का वोट मिलेगा तभी आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि आज वो तमाम वर्गों के लोग जिन्हें बीजेपी ने बड़े बड़े सपने दिखाए, कहीं ना कहीं वो बीजेपी की उन नीतियों से नाकाम है, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन कहीं ना कहीं। देखिए सोसाइटी के बीच में हम रहते हैं, तमाम लोग चर्चा करते हैं, बहन जी की सरकार को लेकर के रोजगार भी है, 7.5 लाख रोजगार दिए ना, 1.25 लाख लोगों, 1,10,000 सफाई कर्मचारी, 3.5 लाख समूह गए और समूह ख के लोगों को दिया, 70,000 बाकायदा सिपाहियों की भर्ती, तमाम टीचर्स की भर्ती, तो वो 7.5 लाख लोगों का रोजगार लोगों को लगता है। सर एक बात सुनिए त्यागी जी, बेरोजगारी की कोई जात नहीं होती, उसको रोज ताने झुनने पड़ते हैं, और बेरोजगार आदमी की हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में शादी भी नहीं होती। तो अब लोग बैठे हैं, अब उनको ये लगता है, उनके बीच में एक चर्चा है, और वो तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी भी बहन जी ने कोई ऐसा सरकार के व्यवहार में परिलक्षित नहीं रहा, किसी भी जाति का कोई अधिकार नहीं माना। मान्यवर काशीराम जी की उसी लाइन पे हम कायम है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और बहुजन समाज पार्टी ने ये लोगों के सामने एक अच्छा ऑप्शन पेश किया कि तमाम नहीं वर्गों ठीक है के सर, लोग। लेकिन वहाँ ठाकुर लेकिन जी, सवाल जी, ये उठता है जी। कि बीएसपी हर बार इन बातों को दलित समाज के सामने, लोगों के सामने, वोटर्स के सामने रखती है ना, लेकिन हर एक बार आप देखिए 2007 से अब वोट प्रतिशत क्या रह गया है दलित समाज के बीच में। अगर उन आंकड़ों पे आप नजर डालेंगे तो फिर सवाल ये कि हर बार जब उन्हीं मुद्दों का जिक्र होता है, बावजूद उसके विकल्प के तौर पर बीएसपी के पास उसका वोट बैंक वापस नहीं आता है, नहीं आ रहा है। देखिए त्यागी जी एक बात सुनिए जी। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी लड़ती है। बीजेपी बाकायदा समाजवादी पार्टी को उकसाती है कि वो अकबर पे चर्चा कराए, वो हुमायूं पे चर्चा कराए, वो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान पे चर्चा कराए। वो कभी भी भूख की बात नहीं करते, कभी एजुकेशन की बात नहीं करते। और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुकोणीय जो होनी चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुकोणीय होगी तो योगी जी सत्ता में नहीं रह सकते। और जब जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाइपोलर होगा, बाइपोलर का मतलब समझ रहे हैं आप, हिंदू मुसलमान, और जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर होगा या दो हिस्सों में होगा, बीजेपी ही सत्ता में आएगी। और समाजवादी पार्टी हर बार ये कर रही है, कहीं ना कहीं उसको खुशी है, उसको लगता है कि अभी अब 2 बार अगर आज योगी जी सत्ता में बैठे हैं तो उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। हाँ, तमाम मीडिया और तमाम साधन, तमाम लोग कि बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की, अरे भाई कोई काम तो बताओ। 5.5 लाख लोगों को एक ट्वीट के नाम पर इकट्ठा करके आपको लखनऊ में कर दिया, उस बहुजन समाज पार्टी की आप ताकत को हम दिखा रहे। मेरा मानना यह है कि यह समय खराब हो सकता है, हर दल का, हर विचार का एक समय होता है, कोई भी विचार हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। विचार की परिस्थितियां हो सकती है कि आज धर्म की राजनीति है, और धर्म की राजनीति जब होती है तो सामाजिक मूवमेंट के मुद्दे हमेशा पीछे जाते हैं, और सामाजिक मूवमेंट हमेशा धर्म की खामियों के खिलाफ ही पनपता है। तो बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक मूवमेंट है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एक धार्मिक उन्माद का माहौल है। ऐसे में जो सामाजिक मूवमेंट के पे चलने वाले या सामाजिक मूवमेंट की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, पूरे देश में कमजोर हुई है। मेरा कहना यह है जी। जी ठीक है सर, संदीप चौधरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई देखिए, वो कह रहे बाइपोलर होगा तो बीजेपी की जीत निश्चित है और बीजेपी उसका फायदा उठाती आ रही है, लेकिन सवाल, अखिलेश यादव भी तो भाई लगातार न्योता देते रहते हैं, लेकिन मायावती जी हैं या बीएसपी है, अब क्या दुविधा है, क्या कुछ है, वो हाथ पकड़ नहीं रहे हैं। खैर सवाल ये कि बीएसपी ठीक है जो दावे कर रही है, उससे उलट ये भी है क्या कि ये जो गठबंधन की राजनीति है, इन तमाम चीज़ों को साइडलाइन करके बीएसपी ने खुद को अलग थलग किया है, वो खामियाजा भी बीएसपी भुगत रही है? त्यागी जी, एक तो हमें ये समझना पड़ेगा, राजनीति में कोई किसी का ना दोस्त है ना दुश्मन है।
बसपा ने बीजेपी के साथ भी सरकार चलाई है और बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ भी सरकार चलाई है। रही जैसे सतीश जी अभी कह रहे थे, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, बसपा का वोट बैंक है, लेकिन बसपा का वोट बैंक एक तो मुस्लिम बड़ा मजबूत वोट बैंक बसपा का हुआ जब जब बसपा की सरकार बनी। आज की तारीख में मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ जाना पसंद करता है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है या बीजेपी को हरा सकता है। तो मुस्लिम वोट बैंक को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। रही बात दलित, दलित एक बड़ा वोट बैंक है, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी की भी सरकार बनवा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है, जब से चंद्रशेखर रावण एक्टिव हुआ है, उसकी पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी थाने में चले जाइए, अगर किसी दलित समाज के व्यक्ति का या किसी परिवार का, किसी युवती का कोई भी केस होता है, चाहे वो खेतों से रिलेटेड हो, चाहे वो ढोल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपसी झगड़े से रिलेटेड हो, उसमें प्रतिनिधित्व करते हुए दलित समाज का आपको चंद्रशेखर रावण के लोग मिलेंगे हर थाने के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मायावती का वो वोट बैंक भी आज की तारीख में बढ़ रहा है। दूसरा एक मैसेज जाता है, जो बड़े नेता होते हैं वो पार्टी को जब छोड़ के जाने लगते हैं, जैसे नसीमुद्दीन जी जैसे जो लोग थे वो पार्टी को छोड़ के चले गए, और कई ऐसे बड़े नाम हैं जो मायावती को छोड़ करके चले गए। ऐसे में मायावती की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये मायावती को अभी सोचना पड़ेगा। और मायावती जो पहले 24 घंटे या कई आप साल के साल एक्टिव रहती थी, वो अब केवल चुनावी समय में आकर के एक्टिव होने लगी है। जबकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे तो ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। दूसरी चीज ये है, जो बीजेपी से नाराज होने वाला वोट बैंक है, जैसे अभी प्रकाश जी ने कहा था, वो वोट बैंक जब कहीं शिफ्ट करेगा तो वो ये भी देखेगा कि कौन सी पार्टी बीजेपी को सबक सिखा सकती है। चूंकि वो बीजेपी को छोड़ रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। वो बीजेपी को छोड़े भी और ऐसी कमजोर पार्टी के साथ जाकर के मिल जाए कि बीजेपी फिर से वापसी कर जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वो जो वोट बैंक बीजेपी को छोड़ रहा है या बीजेपी से नाराज हो रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहता है, क्योंकि सबके अंदर ये मैसेज है कि यूपी में अगर बीजेपी को कोई चित मार सकता है तो वो अखिलेश यादव है। जी, कुछ कहना चाह रहे दुबे जी, बोलिए सर। दुबे जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया है, शायद आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हेलो जी बोलिए, बोलिए सर। अभी आ रही है? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रकाश जी बोल रहे हैं कि मेरे साथ नहीं है। मेरे जो एमपी हैं वो सभी बीएसपी से आए हैं। आप देखिए, लालजी वर्मा फॉर्मर बीएसपी लीडर, रामअचल राजभर, राम स्वरूप वर्मा, राम प्रसाद चौधरी, आर.के. चौधरी, सरोज जी, ये कितने लीडर हैं आप देखिए तो सही। ये कहाँ से आए हैं? ये बसपा से मेरे पास आए हैं। बसपा से समाजवादी पार्टी के प्रति आस्था व्यक्ति कि हकीकत में दलितों का अगर कोई अब पार्टी सही नेतृत्व करेगा तो वो समाजवादी पार्टी है जो सर्व समाज के लिए है। इसलिए बसपा अपने कदमों से ही जा रही है। प्रकाश जी, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हो और पूरा जग जाहिर है। इसलिए डे टू डे जो इनका ग्राफ है वो इसीलिए कम हो रहा है। तो ये कहने का मतलब, अब इसीलिए फिर मैं आपके स्टार्टिंग के पॉइंट से आ रहा हूँ, जो आपने बोला कि कोई भी वर्ग का महापुरुष हो उसके लिए कोई ये टैक्स लगा दे कि सिर्फ यही पर्टिकुलर वर्ग उसके लिए जयंती मनाएगा, उसको मानेगा, ये न्यायती गलत है। हम सबके लिए, हम चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, दलित हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, महापुरुष हम सबके लिए सम्माननीय है। कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? जी सतीश जी बोलिए। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए त्यागी जी, एक छोटी सी बात मैं बताता हूं। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसका सीधा सीधा गेम है। बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी के साथ हो, मेरी बात को समझिए। इसलिए तमाम संचार के माध्यमों में एक माहौल बनाया जाता है कि मेरा चुनाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से, और एक भोला भाला मुस्लिम बड़ी आसानी के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और सत्ता में कौन आता है? योगी जी आता है। अब उल्टा करिए, अगर वो मुस्लिम मतदाता बहुजन समाज पार्टी के साथ जाकर के इंटैक्ट होता है तो ये लगभग 44% होता है, और अगर थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी अगर ये चला जाएगा, ये बीजेपी भी जानती, तमाम लोग जानते हैं। इसलिए जानबूझ करके तमाम संचार के माध्यमों में एक माहौल बनाया जाता है कि बीजेपी कभी नहीं कहेगी, बीजेपी हमेशा ये कहती है कि मेरा मुकाबला समाजवादी पार्टी से। एक बात बताइए, कोई भी पार्टी
अपना मुकाबला किससे करना चाहेगी? जो सबसे कमजोर होगा। किसी ताकतवर से कोई भी व्यक्ति मुकाबला करने की बात नहीं कहेगी, लेकिन तमाम बीजेपी के लोग, तमाम संस्थान ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर उनका किसी से मुकाबला है तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी से क्यों है? कि समाजवादी पार्टी सबसे ताकत में है। कोई भी व्यक्ति जो सत्ता पाना चाहता है वो कभी भी ताकतवर के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहता। तो ये बीजेपी और तमाम लोग जाते हैं इस उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को भटकाने के लिए। आपको मालूम है कि आप अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में लॉजिक मुझे थोड़ा समझ नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी दुबे जी, मैं थोड़ा सा कृष्ण मोहन पांडे जी का भी रुख कर लूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन काफी आरोप भी लग रहे हैं। भाई एक तो आप सीधे बीएसपी से टक्कर नहीं ले रहे, शिकायत है सतीश प्रकाश जी को। समाजवादी पार्टी से आप लोग टक्कर लेते हैं। और सवाल ये भी है कि भाई बीजेपी के लिए क्या फायदेमंद स्थिति है जो ये दो हाथ और जो दलितों पर जिस तरह की एक ये सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है, क्या मुफीद स्थिति है बीजेपी के लिए कि भाई ठीक है एकजुट वोट ना बीएसपी को पड़े ना सपा को पड़े, तो वो मुफीद सिचुएशन बीजेपी के लिए बनती है, दलित वर्ग का वोट बैंक जो है। त्यागी जी देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती है और ना बसपा से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से लड़ती है, जनता के बीच में रहती है। 365 दिन और 24 घंटे उनके कार्यकर्ता जाके लोगों के बीच में उनके दुख सुख के साथ खड़े रहते हैं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए हमने जितनी सुविधाएं भारतीय वर्तमान स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने दिया, शायद ही किसी दल ने दिया हो। उसके पीछे कारण है क्योंकि समाज के दबे कुचले लोगों की, उनकी गरीबी को, उनकी सामाजिक स्थिति को, उनकी धार्मिक स्थिति को, उनकी व्यवसायिक स्थिति को हमने महसूस किया है, घर घर जाकर महसूस किया है, और उसी के अनुरूप हमने योजनाएं बनाई है। और वो योजनाएं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचती है, जिसका प्रतिफल यह है कि समाज का हर तबका भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। हमारे तो दोनों साथी बिल्कुल सही कह रहे थे राजनीतिक विश्लेषक कि समाज के हर तबके से जब आपको वोट मिलता है तभी आप सत्ता में आते हैं। और सत्य बात है, भारतीय जनता पार्टी समाज के हर एक वर्ग को छुआ है, उनकी व्यवस्थाओं को देखा है, उनके सामाजिक स्थिति को देखा है और उनके अनुरूप योजनाएं बनाई है, जिसके प्रति हम बार बार सत्ता में आ रहे हैं। पूर्ण दूसरी बात मैं कहता हूं, आपने कहा कि हम पोलराइज करते, बार बार ये बातें आ रही, पोलराइज करते। भारतीय जनता पार्टी क्यों पोलराइज करेगी साहब? हम तो ये कहते हैं कि भारत जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का देश है। यहाँ की संस्कृति की बात हम करते हैं, यहाँ परंपराओं की बात करते हैं, हम मूल्यों की बात करते हैं, व्यक्ति के भोजन के साथ साथ उनके भजन की चिंता करते हैं। अब भजन किसी कोई कर सकता है, कोई जरूरी तो नहीं कि मोहन हिंदू है तो सिर्फ राम की भजन करेंगे और कोई मुस्लिम है तो कोई राम की चर्चा की जाएगी। नहीं साहब, भोजन भजन और आवास की चिंता हम करते हैं, आपके संवैधानिक अधिकारों की चिंता हम करते हैं, और इससे देश का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, हमारे साथी दुबे जी ने एक बात, बहुत गंदी बात कही, मैं पूरे इस बात को मैं कहूंगा, माफी मांगना इनको अच्छा रहेगा। इन्होंने कहा कि मान्यवर कांसीराम जी को इन्होंने सदन में ले जाकर पहचान दिलाई। साहब ये बहुत छोटी बात आप कर रहे हैं। मान्यवर कांसीराम देश के दलित वर्ग के बड़े नेता थे और सदन में जाने से पहले बड़े नेता थे। वो एक विजनरी व्यक्ति थे, वो एक मिशनरी व्यक्ति थे, और वो घर घर तक, दलितों के घर तक पहुंचे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि वो नेता मात्र नहीं थे, वो अगुवा थे। फिर और आपके सत्ता में आने से पहले DS4 जैसे कितने ऐसे संगठन संस्थान उन्होंने खड़े किए, जिसकी वजह से दलित वर्ग को अपनी व्यक्तिगत एक आत्मसम्मान का विषय मिला। बार बार इस बात को आप दोहरा रहे हैं कि कांसीराम जी के रहते धन लिया गया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो धन इकट्ठा करते थे। हर राजनीतिक दल चंदे के रूप में सहयोग संगठन चलाने के लिए करता है, परंतु इस तरह से आरोप लगाना मानव कांसीराम जी पर यह ठीक नहीं है। हमारे साथी ने कहा कि सदन में जाने से ही पहचान बनती है। साहब, सदन में जाने से ही पहचान बनती तो इस देश के कितने सांसद सदन में गए और आज उनको कोई जानने वाला नहीं है। परंतु आज हम इस बैठ के डिबेट पर चर्चा कर रहे हैं कि मान्यवर कांसीराम जी की जयंती आप मनाएंगे, तो उसके पीछे कारण है कि उनका विजन, उनका मिशन, दलितों के प्रति उनकी सोच, इस विषय को आपको बार बार ध्यान रखना होगा। और वही समाजवादी पार्टी है जो बार बार कहती थी कि मुलायम सिंह जी के, अंबेडकर जी के बाद दूसरा कोई जमीनों पर कब्जा करने वाला। अंबेडकर जी के आपने क्या कहा? आपके नेता, बड़े नेता आजम खान जी ने कहा कि ये हर चमरौटी के बगल में एक आदमी खड़ा रहता है और उंगली दिखा के कहता है कि ये सरकारी भूमि हमारी है, ये भूमाफिया है। ये आपके दलितों के प्रति सोच है।
माननीय कांसीराम जी के प्रति आपकी क्या सोच थी, बताने की आवश्यकता नहीं। जिन जिन जिलों के नाम उनके नाम पर रखे गए, आपने उसको समाप्त कर दिया अपनी सत्ता में आते ही। जितनी योजनाएं उनके नाम पर चलाई गई, उनको आपने समाप्त कर दिया, और आज सम्मान की बात करते हैं। हमारे साथी कह रहे थे कि बहन जी जो है, बहन जी बीजेपी का सहयोग करती है। साहब, बीजेपी का सहयोग बहन जी करती है, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। वो एक अलग राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी आज अलग राजनीतिक दल है। हम अपनी विचारधारा पे काम करते, अपनी विचारधारा पे काम करते। देश की जनता, प्रदेश की जनता जिसको लगता है कि इनको वोट करना चाहिए, वो उनको वोट करते हैं। और पुनः इस बात को कहता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी जब सत्ता, बीएसपी सत्ता में गए से बाहर हुई, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई और जब सर्वाधिक आपने बीएसपी के और खासतौर पर दलितों पर जो आपने अपराध किए, जो एससी एसटी पर जो अपराध किए, उसका प्रतिफल ये रहा कि उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी वो सुरक्षित जगह है जहां पर उनको सम्मान मिल सकता है, आत्मसम्मान मिल सकता है, उनको संवैधानिक अधिकार मिल सकता है। और हमने करके दिखाया। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के सम्मान के लिए जो भी बेहतर हो सकता है, महापुरुषों के सम्मान के लिए जो भी बेहतर हो सकता है, जो संवैधानिक दायरे में रह के हमने उसको करने का प्रयास किया। और अभी हमारे साथी प्रकाश जी कह रहे थे कि अभी धार्मिक उन्माद फैलाती है भारतीय जनता पार्टी। भारत मुंबई, पुनः इस बात को दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन्माद नहीं फैलाती, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाती है। हम एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, तो इसकी अपनी एक धार्मिक आस्था है। और हम उस धार्मिक आस्था को, पुनः इस बात को दोहराता हूं कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात बार बार करते हैं। संस्कृतियां कोई भी देश अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए जानी जाती है, तो हम उस संस्कृति की बात करते हैं और राष्ट्रवाद के परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो धार्मिक राष्ट्रवाद को हम लेके आगे बढ़ते हैं, और यदि उसमें आपको उन्माद दिखता है तो निश्चित तौर पर इस देश की लेकिन एक सवाल सर, क्योंकि देखिए ठीक है सर, आपकी बात आ गई, लेकिन एक सवाल है अब 27 के लिए व्यवस्था के साथ खड़ी होती है। ठीक है कृष्ण मोहन जी, एक सेकंड, सवाल है भाई, अब 27 के लिए जिस तरीके से बीएसपी प्लान कर रही है चुनाव लड़ने का, वो कह रहे हैं कि भाई 2007 वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो समाजवादी पार्टी ने भ्रम फैलाया, उसकी जो भ्रम फैलाया गया 400 पार वाला नारा देकर, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी में वो उनका जो कोर वोट बैंक है वो शिफ्ट हुआ। अब ऑप्शन है, क्योंकि बीजेपी ने वो वादे पूरे नहीं किए, बीजेपी ने वो सब नहीं किया जो दावे किए गए थे, तो अब ऑप्शन बीएसपी का वापस दलित वोटर्स के पास में है। उधर वो ब्राह्मण वोट बैंक में भी सेंधमारी की कोशिश में लगी है, रणनीति पर काम कर रही है। तो क्या बीजेपी के लिए भी ये चुनौती, इस बार जो टक्कर, और वो कह रहे ना कि आइए हमसे compete कीजिए, देखिए सीधी चुनौती दी उन्होंने। तो एक आप जब आप इसको बाइपोलर चुनाव की तरह देख रहे हैं कि भाई मुख्य आपके कंपटीटर समाजवादी पार्टी होंगे, तो वो आकर खुले में आकर आपको चुनौती दे रहे हैं। देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि बीएसपी एक राजनीतिक दल है, तो निश्चित तौर पर उसको अपनी स्ट्रेटजी बनाने का पूरा अधिकार है। वो किस जाति को, किस धर्म को, किस व्यवस्था के लोग, किन लोगों के साथ जुड़ना चाहती है, वो उसका अपना व्यक्तिगत हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए कार्य करती है, राष्ट्र के लिए कार्य करती है। नागरिक के तौर पर इस देश में जो जो अधिकार और संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, उनकी चिंता चर्चा करते हैं और उसी प्रकार योजनाएं बनाते हैं कि देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से लेकर प्रथम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को किस तरह से उनके अधिकार मिले, किस तरह से सुरक्षा मिले, वो आर्थिक सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, राजनीतिक सुरक्षा हो, जिस तरह की सुरक्षा बेहतर ढंग से एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर सके जिससे राष्ट्र प्रथम की भावना नागरिक को आए, उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, हम बसपा को कंपीट नहीं करते, सपा को नहीं कंपीट करते हैं, ये हम तय करने वाले कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर विश्वास रखती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी मुख्यमंत्री जी वो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। और हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं कि प्रदेश का एक एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उसके पीछे कारण है क्योंकि हम अपनी योजनाओं को लागू करते हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। हम जो जो योजनाएं लाते हैं उसमें ये नहीं कहते हैं कि हम इस धर्म के लिए लाए हैं, इस जात के लिए लेके आए हैं, परंतु इसके पूर्ववर्ती सरकारें समाजवादी पार्टी की सरकार रही है जिसने जितनी योजनाएं लाई है उसमें किस तरह से बंदरबाट हुआ और एक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वो नौकरी रही हो, वो पेंशन योजना रही हो, वो सरकारी योजनाएं रही हो, उसमें जाति और धर्म का एंगल ऐसे जोड़ा गया कि प्रदेश की जनता को यह महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमारे साथ बेहतर ढंग से चल सकती है। और जिसका प्रतिफल ये है कि दलित वर्ग से लेकर के ओबीसी वर्ग और जनरल वर्ग सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। और बनी नहीं साहब,
उत्तर प्रदेश में बम्पर सीट मिली और देश में एक इतना बड़ा वोट मिला कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर 2-2 बार सत्ता में आए, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी हुई है। चलिए ठीक है सर, ठीक इसलिए है, कुछ जवाब भी क्योंकि देना हम चाह रहे थे। किसी ठीक है सर, व्यक्ति क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। दुबे साहब कुछ जवाब देना चाह रहे थे सर, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये ऐसा बोलते हैं कि इनके पास इनका ही जवाब इनके पास है, उनका प्रश्न भी कि 2024 में क्या हो गया था आपको। अगर आप ये बोलते हो कि 24 घंटे काम करते हैं और 24 घंटे हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो भैया 24 में ही रिजल्ट दिखाए ना, आप कहाँ से कहाँ पहुंच क्या गए। हुआ 24 में आपके कुछ रिजल्ट नंबर आपको बने, परंतु केंद्र में आप भारतीय कहाँ से जनता कहाँ पार्टी की पहुंच सरकार बनी। जाओगे। नंबर कुछ बढ़े अरे आपके, देखिए, नंबर बढ़े आपके फिर कुछ, परंतु बात केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी साहब। देश की जनता ने वोट किया। देखिए, हाँ, कुछ भ्रम एक पहले एक आपने बैसाखी पे भ्रम चलना फैलाया और कि एक भारतीय जनता खर्राटेदार पार्टी दौड़ना। लेकिन दोनों दुबे में साहब बहुत अंतर होता है। एक सवाल देखिए, समय ठीक है। इस भ्रम का नतीजा रहा कि हमें महमी वाली नुकसान हुआ। बहस का अभी समय परंतु नहीं है सर। झूठ की दुबे आग साहब, लेकिन एक सवाल, क्या बीएसपी जो अब मुखर हुई है कि भाई 2007 वाला फॉर्मूला लेकर, चाहे फिर उसमें ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, दलित हो, उस फैक्टर को फिर से मजबूत किया जाएगा, क्या अब यही बात एसपी समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी चुनौती बन गई थी और ये मजबूरी हो गई थी कि भाई अब उस जो कोर वोट बैंक है बीएसपी का, उसमें सेंध लगाना है, तो भावनात्मक कार्ड खेलना है, इसलिए ये काशीराम जी की जयंती पर जो है ऐलान किया गया कि पीडीए दिवस मनाएंगे। जल्दी से जवाब सर, 10 सेकंड। देखिए त्यागी जी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। आपने ये पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो उनके एक्टिविटी रही, जो उनका व्यवहार रहा, इसमें ये क्लियर हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी के गाइडलाइन पे काम करती है और इसलिए उनका जो कोर वोटर था वो उनसे नाराज हुआ कि भैया आप पिछलग्गू बन के, वो तो कह रहे भ्रम में चला गया ना वो वोटर। 2024 में 400 पार के नारे के साथ संविधान बदलने की जो बात उछली, वो भ्रम में समाजवादी पार्टी को वोट गया। बीएसपी का दावा है ये। नहीं, देखिए, ये तो देखिए, मैं बोलूं वो अच्छा नहीं है, आम जनता क्या बोलती है वो देखने का है। आम जनता ऐसा बोलती है कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो करप्ट सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, अगर उसको रोकना है तो सिर्फ समाजवादी ही एक ऑप्शन है, और उसने दिखा के दिया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हम उनके सरदौर हैं कि उन्होंने हमें इतना 37 सीट दिया, लेकिन असली जो मुकाबला है वो 2027 में है, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उस दिन हम दिखाएंगे। ये बोलते हैं कि हमने हमारी नौकरी में ये कर दिया वो, भैया ये जो एक्सप्रेस वे पे जाते हो, इसमें क्या एक ही वर्ग का आदमी इंसान जाता है? आप भी गए होंगे, पांडे जी, प्रकाश जी भी गए होंगे, चौधरी साहब भी गए होंगे, त्यागी जी भी गए होंगे। हमने जो डेवलपमेंट का काम किया है वो सबके लिए किया। मेट्रो हमने किसी एक जाति विशेष समुदाय के लिए नहीं चलाई, सबके लिए चलाई है। हाँ, अगर हमें आगे 5 साल मिलता तो डेफिनेटली हम ये बहुत प्रूव करते थे कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास है। जिस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है सर, आम जनता से टैक्स लेते हैं, ऊपर से टोल टैक्स भी वसूलते हैं। ठीक है संदीप चौधरी जी, तो इस पर पूरे मामले पर क्लोजिंग रिमार्क के लिए मैं आ रहा हूं। संदीप जी क्लोजिंग रिमार्क। भाई ये नूरा कुश्ती जो बीएसपी सभा में शुरू हो गई है और बीएसपी कह रही है, इशारा दे रही है कि इस बार कोई बी टीम नहीं, इधर उधर की पार्टी नहीं, इस बार मेन प्लेयर बनकर उतरेंगे। बसपा अपने आप को मजबूत करना चाहती है, समाजवादी पार्टी भी दलितों का वोट बैंक चाहती है और दलितों का वोट बैंक बीजेपी भी चाहती है। और अक्सर जिक्र आता है इन बातों का कि भाई गेस्ट हाउस कांड का बड़ा जिक्र आता है। देखिए, गेस्ट हाउस कांड का जिक्र इसलिए नहीं आता आज की तारीख में लोगों के दिलो दिमाग में, क्योंकि उसके बाद तो बुआ भतीजा मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, वो तो उन चीजों को भुला चुके हैं। और राजनीति में त्यागी जी एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीति में ये महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, जयंत चौधरी के लट मारे योगी सरकार ने, और जयंत चौधरी ने सरकार बनाने के लिए फिर बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। तो ये जनता का पागल बनाया जाता है, इन लोगों के लिए चीजें मैटर ही नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चूंकि समय समाप्त हो चुका है, कृष्ण पाटिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, एसके दुबे साहब, सतीश प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और संदीप चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अब स्थिति बनी है और जो काशीराम जयंती के मौके पर पीडीए दिवस मनाने का एक भावनात्मक दाव खेला है, बीएसपी कहीं ना कहीं इससे असहज हो गई और कहीं ना कहीं सीधे आरोप भी हैं, प्रत्यारोप भी हैं।
लेकिन दलित वोटर्स को लेकर जो ये लड़ाई है, ये अब आगे कितनी और चलेगी और किस आक्रामकता के साथ चलेगी, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।